मौत हुई थी इस गांव में, एक बच्चे की मौत। उस बच्चे को उसका पिता गोपाल और गांव वाले दफना आए थे। सब अपने अपने काम में लग गए थे। पर दूसरे दिन गांव में हलचल मच गई जब किसी ने आकर ये सूचना दी कि रामू का शव निकाला जाएगा और उसका पोस्टमार्टम होगा। गोपाल अपने दुख में डूबा हुआ है। ऊपर से इस सूचना ने हृदय को और भी झकझोर दिया है। उसे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। बच्चों का मरना तो यह आम बात है, फिर इस बार कौन सी आफत हो गई, ये मजमा किस लिए। बच्चे की माँ रामरती भी सिकुड़ी सी बैठी हुई थी। दुख में उसका चेहरा डूबा हुआ था। दर्द की चादर समेटे उसकी पनीली आंखें सबको बारी बारी से देख रही थी। रामू के मरने का दुख उसके मातृत्व को भिगो रहा था, पर सबके आने से वह अपने गम को भूल गई। उसके सिर से पल्ला भी कब का हट गया, उसे होश ही नहीं। बगल में बैठी महिला ने उसके सिर पर पल्लू सहेजा। उसकी आंखों से आंसू बहकर चेहरे पर सूख गए थे। ऐसा लग रहा था कि हॉर्न बजाती गाड़ियां उसके दरवाजे पर आकर रुकी तो उसका रोना थम गया। जब परिचित या रिश्तेदार आते हैं तब दुख में अपने आप ही आंसू बहने लगते हैं। इस समय तो आंसू भी भला कैसे बहते, वो तो अपने ही लोगों को देखकर दर्द बयां करते हैं। सुबह ही कोई खबर देकर गया था कि साहब आएंगे तुम्हारे घर, जरा सलीके से रहना। वे लोग अपना गम भूलकर उन लोगों की आवभगत की तैयारी में लग गए। अधिकारियों की टीम गांव के दौरे पर आई। गाड़ियां गांव में धूल उड़ाती पहुंच गई। गांव में पहले धूल के उड़ते गुबार आसमान में दिखाई देते तो गांव वासियों को एहसास हो जाता कि गोधूली की बेला आ गई है। चौपाए घर की ओर लौट रहे हैं और उनके खूर से धूल के कण आसमान में उड़कर गुबार पैदा कर रहे हैं। पर अब जिले की गाड़ियां धूल उड़ा रही है। गांव वालों की धूल तो पहले ही उड़ चुकी है। उनके गांव का जो बच्चा खत्म हो गया है, सब वेदना में है। गाड़ियां उस गांव में रुकी। नेता जो 5 सालों में गांव का दौरा करने आते थे और वादा करके भूलना जिनकी फितरत में है, आंखों पर चश्मा चढ़ाए, खादी के कुर्ता पैजामा और जैकेट पहने अपने लाव लश्कर के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर रहे हैं। पर उन्हें ये चिंता है कि कहीं पैर कीचड़ में न सन जाए और सफ़ेदी में दाग न लग जाए। काले चश्मे में वो सिर्फ वही देखना चाहते हैं जो उनके स्वार्थ के लिए काम आता है। जिला मुख्यालय से आए सब लोग मातमी के घर पहुंच गए। खटिया डाल दी गई। बच्चे के पिता गोपाल को सांत्वना देने का सिलसिला शुरू हो गया। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाया जा रहा था। तुम्हें कब पता चला कि वो मर गया है? साहब, कल दोपहरिया में घरवाली की गोद में ही सर रखकर लेटा था। अचानक उसने हिलना डुलना बंद कर दिया तो जनी को कुछ शक हुआ। उसने मुझे आवाज़ दी। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। कहकर उसने अपनी नम आंखों को अपने कंधे पर रखे गमछे से पोंछा। वो कब से बीमार था? किसी अधिकारी ने पूछा। नहीं साहब, वो बीमार नहीं था, गोपाल ने प्रतिरोध किया। अरे कहने का मतलब है कि कितना दिनों से खटिया पर लेटा था, मतलब बाहर आना जाना बंद कर दिया था। कमजोरी की वजह से आ जा नहीं पा रहा था। हाँ हाँ, बात वही है। बीमारी में भी तो कमजोरी आ ही जाती है। अप्रत्यक्ष रूप से यही समझाया जा रहा था कि खाने की कमी से मौत नहीं हुई है, वह तो कई दिनों से बीमार था, इसीलिए मौत हुई। आंगनबाड़ी से सामान लेने नहीं जाते तो मरो भूखो। एक कर्मचारी ने डपट कर और घिसियाते हुए बोला। साहब, केंद्र तो सबका बंद पड़ा है। दबी जबान में अधिकारियों को पता चला कि वो केंद्र सरपंच की बहू के नाम है, जो अमूमन शहर में रहती है और सारा सामान भी वही पहुंचता है। मातमी परिवार को आर्थिक सहायता राशि का भी प्रस्ताव दिया गया। गोपाल को लग रहा था कि सब दिखावा हो रहा है, सब जमीनी हकीकत से दूर है। सब अधिकारी और नेता अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। सब एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी थोप रहे हैं। शोक संतप्त घर में जब बड़ी हस्तियां बैठने आती हैं तो अखबारी सुर्खियां बन जाती है। अधिकारी गोपाल से बात कर रहे हैं, कुछ फ्लैश भी चमकाते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है। पत्रकार टीवी के चैनल वाले फोटो खींच रहे हैं। गोपाल ने देखा कि उसके बहनोई फेरन, जो पंचायती चुनाव के समय उससे बैर खाए बैठा था,
वह भी अब मान कर बैठे हैं। वो भी आज आ गए हैं और न्यूज़ चैनल वालों को अपने बयान दे रहे हैं। सब लोग जाने लगे तो गोपाल के रिश्तेदार और गांव वाले टीवी पर दिखाई जाने वाली इस न्यूज़ का समय और तारीख पूछ रहे थे, जिसमें वे सब खुद को देख सके। गोपाल को लग रहा था कि मौत पर मेला लगा हुआ है। गोपाल 9वीं कक्षा तक गांव के ही स्कूल में पढ़ा है। वह शहर भी गया कि कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। उसमें तो वो कामयाब नहीं हुआ। अलबत्ता उसकी बोली बानी और रहन सहन में ज़रूर बदलाव आ गया। आखिर उसे वापस गांव आना ही पड़ा। रात में खटिया पर लेटा वह सोच रहा था कि गलती तो उसकी भी है। घरवाली को पेट भर खाना नसीब नहीं हो पाता। जब वो ही नहीं चेत पाती तो बच्चे भी कमज़ोर ही पैदा होंगे और फिर उस पर हर साल पैर भारी होना, घर परिवार और राम रति सब पर बोझ। अभी कुछ दिनों पहले ही तो शहर में अधिकारी आए थे और कई बातों की खोजबीन करके ले गए थे। हुआ यूँ था कि शहर से एक आदमी और विदेशी आए थे गांव में उस बरगद के पेड़ को देखने जो बरसों पुराना है। गांव के बच्चों के साथ रामू भी खेल रहा था। अचानक उसे चक्कर आया तो उन लोगों का ध्यान इन बच्चों और रामू पर गया। उन लोगों ने रामू व अन्य बच्चों की तस्वीरें खींची। ये तो तब पता चला जब इनकी फ़ोटो अखबार में छपी। साथ में एक बड़ी खबर थी जिसके ऊपर लिखा था कवर स्टोरी। उसे तो पूरा पेज याद सा हो गया था, क्योंकि इस खबर में उसके बच्चे की फ़ोटो थी और वो खबर उसने गांव के बुजुर्गों को कई बार पढ़कर सुनाई थी। आखिर वो पढ़ा लिखा था। खबर इस प्रकार थी, भारत दुनिया के सुपर पावर क्लब में अपना स्थान बनाने की हैसियत रखता है। दूसरी ओर इसकी गिनती सर्वाधिक भूखमरी और कुपोषण ग्रस्त देशों में होती है। हम विश्व की सबसे चमकदार अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, पर यह सबसे बड़ी त्रासदी है कि कुपोषण से हर साल लाखों लोग मरते हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानव सूचकांक रिपोर्ट लगातार यह कह रही है कि भारत में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की स्थिति अनेक निर्धन अफ्रीकी देशों से भी ज़्यादा है। यह राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्म की बात है। जब भूख और गरीबी राजनीतिक एजेंडे की प्राथमिकता नहीं होती तो बड़ी तादाद में कुपोषण सतह पर उभरता है। सेव द चिल्ड्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रोजाना 5000 से भी अधिक बच्चे कुपोषण के चलते दम तोड़ देते हैं। ये हालत तब है जब देश में पर्याप्त अनाज है, पर उचित भंडारण के अभाव से सड़ रहा है। लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि कुपोषण की समस्या से निजात मिल गई है। इस परिदृश्य में शिवपुरी जिले का वलाला गांव की हालत देखकर सारे आंकड़े झूठे लगते हैं। इस गांव में इतने कुपोषित बच्चे मिले हैं कि विश्वास करना मुश्किल है। जहां नजर जाती है वहां हड्डियों के ढांचे ढोता कोई बच्चा गांव की गलियों में दिख जाता है। कुपोषण से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी। समाज की कोई हलचल या घटना जब मीडिया के पास पहुंचती है तो वो खबर बन जाती है, और अगर वह ठीक तरह से छप जाए तो हंगामा खड़ा कर देती है। और यही इस रपट के साथ हुआ। खबर चौंकाने वाली थी। रातों रात सबकी नींद हराम हो गई। राजधानी में बैठे राजनीतिज्ञ, आला हुक्काम, सबकी निर्देश मिले कि अब जिला स्तर के अधिकारी तुरंत वलाला गांव पहुंचेंगे। इतनी रातें आला अधिकारियों ने सोते गुजारी थी। अब उनकी जागने की बारी थी। स्वास्थ्य महकमे और प्रशासन विभाग की गाड़ियां गांव में तफरील करने और जानकारी लेने के लिए चल पड़ी। आगे सीट पर आला अधिकारी और पीछे उनके मातहम कर्मचारी। स्थानीय नेता और विधायक की गाड़ियां भी हिचकोले खाती रास्ता नाप रही थी। इन सब पर नज़र रखे हुए मीडिया की लाठी। उनकी भी गाड़ी घुरघुराती हुई सड़कों को पीछे छोड़ती हुई आ रही थी। पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। डॉक्टरों की पूरी टीम भी साथ थी। इन लोगों ने रामू व कई बच्चों की जांच की। एक एक कर उनका वजन तौला गया। उम्र के हिसाब से गांव के कई बच्चों का वजन कम निकला। वहां आए सब अफसर, अहलेदार अपने अपने तरीकों से बच्चों से सवाल किए, तुम्हारा वजन कम क्यों है? दिन में कितनी बार खाना खाते हो? खाने में क्या लेते हो? गोपाल रामू को गोद में लिए थर थर काँप रहा था।
उसे लग रहा था कि रामू को चक्कर आ जाने की वजह से कोई भारी बखेड़ा खड़ा हो गया है। उसने सुना है कि डॉक्टर कह रहा है कि कुपोषण हो सकता है। इस शब्द को उसने अखबार में भी पढ़ा था और अब सुन भी रहा था। उसने कई लोगों से पूछा था इसका अर्थ। सबने अलग अलग उत्तर दिया। बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से उस मात्रा में भोजन न मिलने से शरीर में स्थायी कमजोरी आती है, जो कुपोषण में तब्दील हो जाती है। पौष्टिक आहार की कमी के कारण शरीर का विकास रुक जाता है, जिससे शारीरिक दुर्बलता आती है और शरीर एक ढांचे के रूप में दिखने लगता है, जिसमें केवल हड्डियां दिखती है। यही कुपोषण है। अच्छी तरह से पोषण न मिलना ही कुपोषण है, यानी कि कृशकाय होना कुपोषण है। पर गोपाल को संतुष्टि नहीं हुई। उसने गांव के मास्टर जी से पूछा कि ये कौन सी बला है। मास्टर जी ने बताया था कि दरअसल यह एक अल्पपोषित कारक है, जो अपर्याप्त या असंतुलित भोजन के कारण उत्पन्न होता है। जब हमारे शरीर को सही मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जैसे अन्य तत्व नहीं मिल रहे होते हैं, जिनकी हमारे अंगों को ज़रूरत होती है, तब रक्त एवं उत्को पोषक तत्वों के स्तर में परिवर्तन होता है और व्यक्ति बीमार हो जाता है। वही कुपोषण में तब्दील हो जाता है। मास्टर जी ने कई उदाहरण देकर उसे संतुष्ट कर दिया। उसके यहाँ यह पहली मौत तो नहीं थी। इसके पहले भी वह अपने 2 बच्चों को खो चुका था। वह किसके सामने अपना दुखड़ा रोए। 2 साल पहले सरपंच के भंडार में क्विंटलों गेहूं सड़ गया था, पर उसने उसे हम लोगों में नहीं बांटा था। सोचते सोचते गोपाल को नींद आ गई। सुबह 10 बजे के लगभग गांव में पानी के बड़े बड़े टैंकर आ गए। संग आए कर्मचारी साबुन बांट रहे थे और कह रहे थे कि तुम सब अच्छी तरह से नहा धो लो, कपड़े वगैरह भी साफ कर लो। साबुन और भोजन के पैकेट बांटते हुए लोगों ने फोटो खिंचवाए। पीछे एक बैनर भी लगा था, जिस पर किसी संस्था का नाम लिखा था। दवाइयाँ वितरित की जाने लगी। कमज़ोर बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य खोलने के लिए चबूतरे बनवाए गए। मेले जैसा माहौल था। जहाँ जिंदगियों की सुध नहीं ली जाती, वहाँ मातम पर चहल पहल थी। पीने के पानी को जो लोग मोहताज थे, जिनके चौपाए भी पानी को तरसते थे, आज उनके नहाने के लिए टैंकर आ रहे थे। दवाइयाँ, दलिया, सोयाबीन और मक्का आदि बांटी जा रही थी। नाइयों की खोज शुरू हो गई थी। ढूंढ ढूंढ कर बाल काटने वालों को लाया गया। जिन्होंने ये काम छोड़ दिया था, उन्हें भी इस काम में लगा दिया गया। कई लोगों के बाल और नाखून भी काटे गए और चोरी छिपे कंडोम भी दिए गए। गोपाल और गांव वाले आश्चर्य में थे कि ये मेहरबानी गांव वालों पर क्यों हो रही है। वह यह सब मास्टर जी से जानने स्कूल की ओर चल दिए। वहाँ का दृश्य देखकर तो और भी हतप्रभ रह गया। गांव के स्कूल में बने खेल के मैदान में 50 फीट के गोल घेरे में 3 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया गया है। वह बदहवासा मास्टर जी के पास जा पहुंचा और पूछा, मास्टर जी, ये सब क्या हो रहा है? हेलीपैड बन रहा है। क्यों? राजधानी से बड़े अधिकारी गांव का दौरा करने आ रहे हैं। तो वो तो बस या ट्रेन से आएंगे, स्कूल से क्या लेना देना? उन्हें वापस भी तो जाना है। उनके पास समय कम है, इसीलिए हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड की आवश्यकता है। सो इस काम के लिए सबसे अच्छी जगह इन लोगों को स्कूल के खेल का मैदान लगा। गोपाल निरीह सा मैदान की तरफ देखने लगा। सबसे नीचे लाल मुरुम डाली गई, जिसे वजनदार दुर्मट से कूटा गया। फिर गोल पत्थर डाले गए, जिन्हें कूटा गया, और इसके बाद गिट्टी और मुरुम की कई परत बिछाकर ऊपर तक लाया गया। जमीन पर रोलर चलवाया जा रहा था और उस जमीन को मजबूत करने के प्रयास हो रहे थे, ताकि वो अधिकारियों का बोझ सहने के लिए तैयार हो जाए। बीच में 3 फीट के घेरे में सीमेंट की मोटी परत का मसाला फैलाया गया और चिकना प्लास्टर किया गया। बाहर के 60 फीट के घेरे में गोबर की मोटी लिपाई की गई, जिससे कि धूल न उड़े, और इस तरह 90 फीट के घेरे में हेलीपैड बनकर तैयार हुआ। बारात आनी हो या मंत्रियों का लाव लश्कर, तैयारियां पहले से ही कर ली जाती है।
इतनी सज-धज और चकाचौंध पैदा की जाती है कि असलियत अंदर ही दबकर रह जाती है। गांव में काफ़ी मजमा लगा रहा। सबके मन में उत्सुकता है कि बड़े साहब राजधानी से आ रहे हैं। बच्चे जिन्होंने रेल को ही अच्छी तरह से नहीं जाना, वो हेलीकॉप्टर को पास से देखेंगे। गोपाल के मन में आशा की किरण जगने लगी। उसे लगने लगा कि अब ज़रूर उसकी परेशानियों का अंत हो जाएगा। और वो दिन भी आ गया। आसमान में तेज़ आवाज़ करता हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। लोगों की निगाहें आसमान पर थी। गांव का चक्कर लगाता हेलीकॉप्टर धूल उड़ाता हुआ हेलीपैड पर उतरा। हेलीकॉप्टर में से अधेड़ उम्र का प्रदेश का सबसे बड़ा अफसर नीचे उतरा और आंख पर हथेली लगाकर चारों ओर देखता हुआ उस तरफ बढ़ा जहां जिले के कलेक्टर व अन्य अधिकारी खड़े थे। एसपी कलेक्टर ने गुलदस्ते से अफसर का स्वागत किया और उन्हें अस्थायी रेस्ट हाउस की तरफ ले चले। पानी की 2 घूंट गले में डालकर आला हुक्काम ने गांव का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की। अफसरों ने पटवारी को इशारा किया तो लपक के वह रास्ता दिखाने लगा। अफसरों की भीड़ गांव के रास्तों पर चलती रही। बीच में 1-2 जगह रुककर आला हुक्काम ने सामने खड़े गांव वालों से उसकी माली हालत के बारे में जानकारी ली। महिलाएं अपने कमजोर बच्चों को गोद में लिए खड़ी थी। मातमी घर में भी वो मिलने गए। गांव का निरीक्षण भी किया। आला हुक्काम ने निर्देश दिए कि बलाला गांव सहित आसपास के गांवों में सामुदायिक पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी खोले जाएंगे, जिनमें तय समय के हिसाब से पोषक आहार बच्चों को दिया जाएगा। साफ सफाई से न रहने के कारण कुपोषण फैलता है, इसीलिए इनकी साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। शौचालय भी बनेंगे। इन्हें हाथ धोने के तरीके सिखाने होंगे। स्कूल में भी साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। एक संस्था इन लोगों को फ्री में साबुन देगी। हर तरफ झांकी से सजी थी। गोपाल उधेड़-बुन में था कि उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि साबुन से ही कुपोषण का सफाया होगा और हाथ धोने के बाद वो खाएंगे क्या, और जब खाएंगे ही नहीं तो शौचालय का क्या महत्व। आंगनबाड़ी में ही भोजन नहीं मिल रहा तो सामुदायिक केंद्र में देखभाल कैसे होगी। इन जगहों पर काम करने वाले ईमानदारी से काम नहीं करते। कहीं भूख है तो कहीं खाने की बर्बादी है। राजधानी का अफसर हेलीकॉप्टर में जा बैठा। हेलीकॉप्टर उड़ते ही कुपोषण को समाप्त करने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों के माथे पर आई चिंता की लकीरें और पसीने की बूंदें भी साथ में उड़ गई। अधिकारी आए और चले भी गए। जितने दिन उनकी तैयारियों में लगे उतने घंटे भी वह नहीं रुक पाए। जब तक बड़े साहब रुके, सारे अधिकारी हाथ बांधे और सांस साधे खड़े रहे। गोपाल अपने घर की तरफ चल दिया। उसने आला अधिकारियों से जो उम्मीद लगा रखी थी वह धराशाही हो गई। चिंता की लकीरें और पसीने की बूंदें अब उसके माथे पर झलक रही थी। उसे लगने लगा कि कोई भी अधिकारी आ जाए, इसका कोई अंत नहीं।